देखिए क्या गलती है। देखिए ये क्या है कि आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, यानी कि मैं लास्ट मीटिंग में था ही नहीं। एंड नाइदर वॉज यू, ना ही तुम थे। तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या होता है, जब नाइदर यूज होता है ना, एक तरह से मान लो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नाइदर आएगा। ऐसे अगर पॉजिटिव होता तो आइदर आ जाता। तो देखिए यहाँ पर एक बात सोचो, इस यू के अकॉर्डिंग आता है वॉज वर, ठीक है ना। तो बताइए यू के अकॉर्डिंग ये जो वॉज वर आ रहा है, तो क्या यू में वॉज आता है? नहीं आता ना, यू के साथ तो क्या आता है, वर आता है। इसलिए यहाँ पर वॉज न होकर के क्या होना चाहिए, वर। इसलिए सी वाले में गलती है। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर यू के तो बाद आता है वॉज वर, यहाँ तो पहले दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक सिंपल या नेगेटिव की तरह इस तरह के अगर कोई सेंटेंस चलता है, तो अगर बीच में कभी भी अगर नाइदर आइदर आ जाए तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब जो लेनी होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इसके बाद सेकंड है कि द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट दैट देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनदर। तो देखिए इसमें कोई भी गलती नहीं है। द थ्री इंडिविजुअल्स आर सो डिफरेंट, हमें पता है सो के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ये भी एक एरर बन जाती है, तो इसे याद रखना। इसके बाद दैट देयर टेस्ट, एक और इसमें गलती बनती है कि देखो देयर दे देगा और देयर के बाद यहाँ पर सिंगुलर दे देगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि देयर के बाद प्लूरल आता है। इसके बाद देखो ये भी ठीक है क्योंकि प्लूरल इसलिए वेरी आएगा फ्रॉम वन अनदर। देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक आ सकती है। वन अनदर होता है कि आपको पता है दो से ज़्यादा के लिए, और सिर्फ दो के लिए क्या होता है आपको पता है ना, ईच अदर होता है। तो ये सब एक दूसरे को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा आगे देखिएगा, तो हाँ इसमें गलती कोई नहीं है, डी वाला ऑप्शन सही है। आगे ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, यानी कि उसे याद था कि उसका जो वीज़ा है वो एक महीने में एक्सपायर किया जाएगा। तो यहाँ पर उसे याद है, देखो वीज़ा एक्सपायर किया नहीं जाता, वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर होना चाहिए हिज वीज़ा विल एक्सपायर। तो देखो बी नहीं आना चाहिए, ना ही इसमें डी आना चाहिए। क्योंकि यदि हम कोई भी पैसे बना देते हैं, देखिए यहाँ पर ये पैसे बन रहा है, यानी हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ, यानी एक महीने के अंदर उसका वीज़ा एक्सपायर किया जाएगा। तो देखो एक्सपायर किया नहीं जाता, एक्सपायर कोई भी चीज़ खुद ब खुद होती है। जब कोई चीज़ खुद होती है ना तो वो पैसे में नहीं ली जाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक तरह से एक्टिव में बनेगा ना, तो बिल के बाद डायरेक्टली बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ से डी हटा दीजिए। इसलिए सी वाले में गलती है। आगे देखो व्हेन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम, बताइए इसमें क्या मिस्टेक हो सकता है। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना, जब भी कभी आगे व्हेन आ जाए या फिर इफ आ जाए, तो देखिए व्हेन और इफ के साथ वाला जो सेंटेंस चलता है ना, इसमें कभी भी शैल और विल नहीं आता। ठीक है, जो शैल और विल आता है वो आगे वाले में आता है, ना कि व्हेन और इफ के साथ वाले में कोई शैल विल यानी फ्यूचर आता ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो दे रखा है, इसलिए शैल नहीं आना चाहिए, इसलिए ए वाले में गलती है। इसके बाद इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब यहाँ पर सोचिए, इन एनी केस किसी भी केस में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन की ज़रूरत जो है कोई लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर ये एक्शन की बात हो रही है, एक पूरे एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन हमेशा एक आर्टिकल में लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक सिंगुलर में लिया जाएगा। तो सिंगुलर में लेने की वजह से आर की जगह पर क्या हो जाएगा, इज, इसलिए बी वाले में गलती है। समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, और इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का, तो देखिए इसको चलो भरो। दैट हार्डली काउंट्स, ये आपके एग्जाम को देखते हुए, चाहे वो नेवी एयरफोर्स किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इवन दैट ये एसआई के लेवल का भी ये पेपर यहाँ पर मैंने ले रखा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। तो बताइए इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी कभी एल वाई आ जाए यानी हार्डली, स्केयरली, रेयरली ऐसा कुछ आ जाए ना, या फिर नॉट आ जाए, नो आ जाए, नेवर आ जाए, हार्डली स्केयर्सली है ना, इस तरह से अगर कुछ आ जाता है, या फिर नो नॉट नेवर आ जाता है, तो वो चीज़ क्या करता है, नेगेटिव को शो करता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन टैग का वीडियो में बता रखा है, यदि नहीं दे रखा है तो सर्च कर लीजिएगा, क्वेश्चन टैग बाय राम सर। यदि आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं ना ग्रामर का, या फिर इंग्लिश एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तो आप सर्च कर सकते हैं एयरफोर्स इंग्लिश बाय राम सर, तो कुछ भी सर्च करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा। चैनल का नाम भी ध्यान भूल जाते हैं तो राम सर सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा चैनल निकल करके। देखिए यहाँ पर दैट हार्डली काउंट्स, ये पता है ना ये नेगेटिव होता है, तो ये जो इसमें जो आता है ना वो नॉट वाला नहीं आता, यानी कि अगर पहला वाला हिस्सा नेगेटिव है तो आगे वाले में नेगेटिव नहीं आएगा। यदि पहले वाला एकदम सिंपल है तो पीछे वाले में नेगेटिव आएगा, ऑपोजिट होते हैं ये।
तो हार्डली ना के बराबर इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो नॉट वाला तो आएगा ही नहीं। ये देखो इसमें नॉट लिख रहा है, नॉट यानी बी और डी तो आएगा नहीं। बचा क्या, डू और डज। एक बात बताइए, नॉर्मल सी बात है यार, डज एक सिंगुलर होता है ना, ये बताओ इट के साथ क्या लगता है, डज या फिर डू लगता है, बताओ। डज आता है ना, तो बस यानी कि हमारा ए वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद साथ में देयर आर नॉट माउंटेन्स इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी उस कंट्री के पार्ट में क्या कोई माउंटेन नहीं है। तो देखो ये तो प्लूरल दे रखा है, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, मैनी, और मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए। जो माउंटेन है वो काउंटेबल है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी। देखो लेस और मोर आएगी नहीं, लेस तो नेगेटिव है जबकि वो ऑलरेडी दे रखा है, तो इस तरह से थोड़ा याद रख लेना। अच्छा इसके बाद देखो एन ऑप्टिमिस्ट। देखो ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में अपनी एक होप रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और एक होता है पेसिमिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में निराशा सोचता है, उसे लगता है कि देखो यार एयरफोर्स ना बहुत डिफिकल्ट होता है, नेवी बहुत डिफिकल्ट होता है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा हमारा। तो वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर जो व्यक्ति अपने मन से हार गया ना, वो जिंदगी में कोई भी रेस नहीं जी सकता। मन से नहीं हारना है आपको, तो ये बात याद रखना। तो ऑप्टिमिस्ट कैसे लोग होते हैं, हमेशा आशावादी लोग होते हैं, ठीक है ना। अगर एक जगह निकली होगी एक वैकेंसी, तो उस पर भी वो फॉर्म फिल करेंगे। आशा है ना, ऑप्टिमिस्ट इसीलिए तो बनता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा दैट ऑल, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एन ऑप्टिमिस्ट थिंक्स दैट ऑल इज वेल विद द वर्ल्ड। यानी जो आशावादी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ये सोचते हैं यार कि संसार के साथ ना सब कुछ एकदम अच्छा है। तो देखो अगर मैंने बता रखा है, यदि अकेला यदि ऑल आ जाए और ऑल के बाद अगर कोई नाउन नहीं आता, और उसके बाद यदि हमें वर्ब फिल करनी है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब फिल करनी है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट वाली। तो देखो शैल और बिल ये तो फ्यूचर का, ये नहीं आ सकता। वॉज ये पास्ट का, इसलिए नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और वैसे भी देखो आपको देख लेना चाहिए ना, ये आगे क्या है, देखो प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, तो आगे भी प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है ना। जो आशावादी है वो ये सोचता है, यानी अभी प्रेजेंट में सोचता है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज। वॉज नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये पास्ट में होता तब यहाँ पर वॉज आता। तो ये टेंस भी आपको देख लेना है कि आगे वाला टेंस प्रेजेंट है। अब आप सोचेंगे सर ऑल के बाद अगर नाउन नहीं है, सिंगुलर वर्ब आते तो वॉज भी सिंगुलर है, नहीं मेरे भाई। आगे देखो ये प्रेजेंट को शो करता है। आप कहेंगे सर प्रेजेंट कैसे शो कर रहा है, देखो एस और एस किस में लगाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना। थिंक एक वर्ब है, एस एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे देखिएगा, आगे है कि ओनली पीपल हु आर एफ्रेड टू साइन देयर नेम्स सेंड लेटर्स, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं अपने नाम के साइन करने में, तो वो क्या करिए, एक अनोनिमस लेटर हमको क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है कि द एग्जामिनेशन विल बी बिगन ऑन मंडे। तो देखो मैं आपको, ये तो खैर हल्का सा क्वेश्चन है कि जब भी कभी कोई भी दिन आ जाए, क्या आ जाए, डे आ जाए, तो डे कभी भी आएगा तो वहां पर हम ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन। और जो इन आता है ना, वो आता है हमेशा जब भी कभी किसी मंथ का नाम आ जाए, महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, या फिर कभी कोई ईयर आ जाए 2011 2012 2018, तो वहां पर हम लगाएंगे इन। और एट और फ्रॉम का तो यहाँ कोई भी केस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बी बिगिन ऑन मंडे, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, तो यानी मंडे को स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रॉम की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर ऑन को ही लगाना है। होता ये है ना कि फ्रॉम जो होता है वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाता है, यानी कि हम कहें एग्जामिनेशन जो है वो सोमवार से स्टार्ट होंगे, तो फ्रॉम भी आ सकता है और यहाँ पर ऑन भी आ सकता है। बट अगर फ्रॉम और ऑन आ जाए तो आप ऑन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ये देखिए, ये आपको मैंने देखिए विच बेस्ट एक्सपीरियंस रिडम्स हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये लिख रहा है नोविस। अब नोविस का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी क्षेत्र में। मान लीजिए उसकी अभी सरकारी नौकरी लगी, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी क्या है, वो नोविस है। क्या है बताओ, नोविस है। तो नोविस का मतलब होता है बिगिनर, जो अभी अभी जिसने अपनी शुरुआत की हो उसे बोलते हैं बिगिनर, यानी कि नोविस। याद हो जाएगा ना, तो बिगिनर। अच्छा आगे देखिएगा, तो ये सारी चीजें क्या होता है, इंपॉर्टेंट होती है। और देखो ये भी अच्छा वर्ड है, वर्च्यू, ये बहुत प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है अच्छे गुणों वाला, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं, ठीक है ना, गंदा व्यक्ति नहीं होता, तो उसे बोलते हैं
वर्चुअस। तो लर्नर और ट्रेनर, ट्रेनर तो जो आपको सिखाने वाला होता है, लर्नर जो खुद आप सीखने वाले हैं। आगे देखिएगा एडवर्सरी, ये स्पेलिंग याद कर लो, पूछेगी ये पेपर में। देखो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब होता है एक तरह से शत्रु, प्रतिद्वंदी। तो यानी प्रतिद्वंदी की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, ओपोनेंट। देखिए ओपोनेंट का भी मतलब तो वही होता है ना, प्रतिद्वंदी। ठीक है, और ये देखो एंटागोनिस्टिक, ये भी बहुत अच्छी स्पेलिंग है। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी, जो आपका हर चीज में विरोध करता है। जैसे हमारा जो जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है और चाइना की पॉलिटिक्स है, आपने देखा ना, जब भी कभी भारत कहीं भी ग्रोथ करेगा तो जो चाइना है वो क्या करेगा, हमारे देश का क्या है, वो एंटागोनिस्ट है, यानी कि विरोधी है, हर चीज पर विरोध करेगा। ठीक है ना, तो हमारी और उनकी क्या एकदम से एडवर्सरी है, यानी प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आगे देखिएगा, आगे है डिसऑनर। देखो डिसऑनर ये तो सबको पता होगा यार, याद नहीं है तो भाई याद कर लो, इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखो डिसऑनर जो होता है, अब सोच रहे होंगे डिसऑनर का मतलब क्या होता है सर। देखो यहाँ पर लिख रहा है ऑनर, और जब भी कभी डिस लग जाए समझ लेना वो नेगेटिव मीनिंग शो करता है। डिस क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग। यार देखो यहाँ लिख रहा है ऑनेस्ट, क्या लिख रहा है बताओ, ये लिख रहा है ऑनेस्ट। अगर मैंने इसमें डिस लगा दिया तो देखो उल्टा हो गया, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान हो गया। तो मतलब क्या हुआ, डिस लगाने से कोई भी चीज का मीनिंग उल्टा हो जाता है। तो ऑनर का मतलब क्या होता है, ईमानदार, लेकिन डिस लगा दिया तो मतलब एक तरह से ओनर का मतलब सम्मान होता है। सम्मान सही है, गलत बात है ना। तो डिस लगा दिया तो वो गलत बात हो जाएगी, यानी अपमान हो जाएगा। तो अपमान को क्या बोलते हैं, इनफेमी, यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको सारी चीजें जो वो पढ़नी है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बार बार प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और जो आपकी ग्लोरी होता है, ग्लोरी का मतलब होता है चारों तरफ आपकी वाहवाही उड़ रही है, एकदम प्रसिद्ध है आप, फेमस है, उसको बोलते हैं ग्लोरी। एक होता है देखो अनकाउथ। तो अनकाउथ का मतलब, ये तो नॉर्मल वर्ड है ना, अगर याद नहीं है तो लिख लो। अनकाउथ का मतलब होता है कि क्या बोलूँ इसका, इलिटरेट यानी असभ्य, जिसके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं है, करेक्टर अच्छा नहीं है, उसे बोलते हैं असभ्य। ठीक है, एकदम रस्टिक पीपल, तो उसे अनकाउथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। और एक था विग्ड। विग्ड का मतलब क्या होता है, एकदम बेकार, क्या ना, एकदम दुष्ट प्राणी प्योर हिंदी बोल रहा हूँ, दुष्ट प्राणी उसे बोलते हैं विग्ड। तो ये याद हो गए होंगे। चलो अब इसके बाद देखो मैं आपको करवा देता हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, इन्हें आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, वही मैंने सिलेक्ट किया है इसमें। देखो इडियम फ्रेजेस हैं, टू प्ले हैवक विद। ये बताओ, अब टू प्ले हैवक विद का मतलब क्या होता है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। देखो टू प्ले हैवक का मतलब होता है रियून करना, यानी किसी को बर्बाद कर देना, रियून कर देना। तो टू प्ले हैवक का मतलब क्या क्या है, रियून करना, क्या कर देना, बर्बाद कर देना। तो याद कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। अगर याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो हैवक का मतलब क्या हो, एक तरह से विनाशा, और रियून का मतलब क्या होता है, विनाश करना। ठीक है ना, और एक होता है ऑल्टर, ये पता नहीं है तो याद करो, ऑल्टर का मतलब होता है बैरी, यानी परिवर्तित करना, चेंज करना। ठीक है, और जो होता है सोलो, सोलो का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना जैसे सांप होता है मेढक को निगल जाता है, उसको बोलते हैं सोलो करना। ठीक है, तो इफेक्ट ये तो सबको पता होगा। तो इन चीजों को आप याद रखें। तो इसका क्या हो जाएगा, टू प्लेक हैवक विद का मतलब हो जाएगा रियून कर देना। ठीक है, विनाश कर देना, नष्ट कर देना किसी चीज को, तो उसे बोलते हैं। अच्छा एक और आगे याद रखो, आगे जो मेन मेन है वही मैं बता रहा हूँ। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है, देखो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है कि ए डिफिकल्ट थिंग, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी चीज होती है तो उसे बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क, यानी ऐसा काम जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, इसलिए ए हरक्यूलियन टास्क को क्या बोलते हैं, अ डिफिकल्ट थिंग। आगे याद रखिएगा। देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सुपरफास्ट इंग्लिश एकेडमी को, या फिर एक और चैनल है राम सर इंग्लिश एकेडमी, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर भी मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ। जब इस पर अगर वीडियो नहीं आ रही तो समझ लेना वो वाले चैनल पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों पर ही मैं पढ़ाता हूँ। आगे देख लीजिएगा, आगे ए रेड लेटर डे, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा दिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए रेड लेटर डे, यानी एन इम्पोर्टेंट डे। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो ए बोन ऑफ कंटेंशन, ये आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। चलो मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, है ना, याद तो है लेकिन चलो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना अब बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होगा। ठीक है,
ABCD में से क्या होगा। और अगर आपको पूरी डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको इस वर्ड के बारे में जानकारी है, ईडियम के बारे में, तो आप पूरा का पूरा लिखने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, बता देना। आगे देखिएगा, आगे है आपका टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है टू मेक पब्लिकली नोन, यानी किसी, टू गिव करेंसी का मतलब होता है एक तरह से अफवाह फैल जाना, चारों तरफ आपकी बदनामी की अफवाह, मतलब जो चीज़ सही नहीं है लेकिन फिर भी आपकी अफवाह उड़ जाए, तो उसे बोलते हैं टू गिव करेंसी। याद ऐसे कर लो, मान लीजिएगा हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि नौकरियों में क्या सोचते हैं कि पैसे दे दो। अब देखिए जहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे इस एग्जाम्पल को समझाने की वजह से बोल रहा हूँ। गिव करेंसी का मतलब होता है पैसे देना। अब देखिए यदि किसी की नौकरी लग गई, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा नहीं है पढ़ने लिखने में, फिर भी उसकी नौकरी लग गई, तो अब जैसे उसकी नौकरी लगेगी चारों तरफ क्या अफवाह हो जाएगा, उसने पैसे देकर के नौकरी प्राप्त की है, तो चारों तरफ क्या हो जाएगी, पैसे की अफवाह उड़ जाएगी ना। क्या है, उसकी नौकरी लगी है तो किस बलबूते ऊपर, पैसे के ऊपर, क्योंकि आपने क्या, उसने क्या किया, गिव करेंसी किया यानी पैसा दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका अफवाह हो जाएगा, टू मेक पब्लिकली, पब्लिक में आ जाएगा चारों तरफ, ठीक है ना। होना जाना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो पब्लिक में आ जाएगा। तो देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो और मेहनत कैसी लगी।